नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 4 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो एनटीपीसी का है, जो ये मैराथन क्लास है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 ये ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जून 2018 में 12 लड़के एक गुफा में फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर घटना बन गई थी। इस घटना जो है किस देश में घटा था? तो देखिए, ये कहाँ पर घटा था? ये थाईलैंड में घटा था, ठीक है। देखिए, जून और जुलाई 2018 में एक जूनियर एसोसिएशन फुटबॉल टीम को उत्तरी थाईलैंड के चियांग राय प्रांत में एक गुफा प्रणाली थाम लुआंग नांग नोन से बचाया गया था। टीम के 11 से 16 वर्ष की आयु के 12 सदस्य और उनके 25 वर्ष सहायक कोच ने अभ्यास सत्र के बाद 23 जून को गुफा में प्रवेश किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि 30 नवंबर 2020 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं? तो देखिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 190 देश हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, 190 देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है, के सदस्य हैं। आईएमएफ एक वैश्विक संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग और विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा है। उसके बाद जान लीजिए कि सदस्य देश आईएमएफ के संसाधनों में योगदान करते हैं और उनके वित्तीय योगदान के अनुपात में मतदान का अधिकार होता है। आईएमएफ जो है वो भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान भी करता है। उसके बाद जान लीजिए यहाँ पे देखिएगा कि यह आर्थिक निगरानी भी करता है और आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्य देशों को नीति सलाह प्रदान भी करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा एक गैरिसन शहर हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए, ये हो जाएगा जालंधर शहर, ठीक है, जालंधर। देखिए, गैरिसन किसी विशेष स्थान पर तैनात सैनिकों का कोई समूह है जो मूल रूप से इसकी रक्षा के लिए होता है। यह शब्द अब अक्सर कुछ सुविधाओं पर लागू होता है जो एक सैन्य अड्डे या फिर गढ़वाले सैन्य मुख्यालय का गठन करते हैं। एक गैरिसन आमतौर पर एक शहर, कस्बा, किला, महल, जहाज या इसी तरह से साइट पर होती है। उसके बाद जान लीजिए कि गैरिसन शहरों का जो मुख्य कार्य है वो राष्ट्र की रक्षा और रक्षा सेवाओं में कार्यरत लोगों की जरूरत को पूरा करना है। इन्हें विशेष रूप से सैन्य, नौसेना व वायुसेना गतिविधियों के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 4 यहाँ पे क्या कि पहले समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन का नाम क्या है जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यू स्पेक्ट्रल बंद में एक साथ आकाशीय स्रोतों का अध्ययन करता है? तो देखिए, ये हो जाएगा एस्ट्रोसेट हो जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोसेट। देखिए, एस्ट्रोसेट पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में एक साथ आकाशीय स्रोतों का अध्ययन करना है। पेलोड पराबैंगनी, निकट और दूर के ऊर्जा बैंड और सीमित ऑप्टिकल और एक्सरे शासन जो कि 0.3 केवी से 100 केवी को कवर करता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक की उत्पत्ति जो है किस वर्ष से होती है? तो देखिए, कब से हो जाएगा? ये होगा 1806 ईस्वी से, ठीक है। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की जो उत्पत्ति है 19वीं सदी के पहले दशक में 2 जून 1806 को कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना के साथ हुआ था। 3 साल के बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हो गया और इसे बैंक ऑफ बंगाल जो कि 2 जनवरी 1809 के रूप में फिर से डिजाइन किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। भारत सरकार ने वर्ष 1955 में भारतीय रिजर्व बैंक की 60% हिस्सेदारी के साथ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया और नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। उसके बाद जान लीजिए कि एसबीआई भारत में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली बैंकिंग और वित्त सेवा कंपनी भी बन गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कि ईरान का प्राचीन नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए, क्या हो जाएगा? तो फारस हो जाएगा, ठीक है, फारस। देखिए, पश्चिमी दुनिया में फारस जो है ऐतिहासिक रूप से ईरान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य नाम था। 1935 के नौरोज पर रेजा शाह ने आधिकारिक तौर पर विदेशी प्रतिनिधियों से फारसी शब्द ईरान का उपयोग करने के लिए कहा था। ईरान के नागरिकों के लिए सामान्य विशेषण फारसी से बदलकर ईरानी हो गया था। 1959 में रेजा शाह के बेटे मोहम्मद राजा पहलवी की सरकार ने घोषणा कर दिया कि औपचारिक पत्राचार में फारस और ईरान दोनों का परस्पर उपयोग किया जा सकता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कि राज्यसभा के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो देखिए, 6 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। देखिए, राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से बनी हुई है। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। सदस्य जो है वो नामांकित और निर्वाचित 2 श्रेणियों में आते हैं। मनोनीत सदस्यों की जो संख्या वो 12 होता है और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे मामलों में व्यवहारिक पदयोगों का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि राज्यसभा को उच्च सदन या फिर राज्यों की परिषद के रूप में भी जाना जाता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, जहां पर कुल सदस्यों में से 1/3 हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं।
लोकसभा के जो विपरीत यह एक अस्थायी सदन होता है और ये विघटन के अधीन नहीं होता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, तो देखिए हो जाएगा शौकत अली ने किया था। देखिए शौकत अली खिलाफत आंदोलन के एक भारतीय मुस्लिम सदस्य थे। वह प्रसिद्ध राजनीतिक नेता मोहम्मद अली जौहर के बड़े भाई थे। उनका जन्म 10 मार्च 1873 और मृत्यु 26 नवंबर 1938 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1924 के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था यह। उसके बाद जान लीजिए कि इसका जो उद्देश्य है, युद्ध के अंत में ओटोमन साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में ओटोमन सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार का दबाव डालना था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का केंद्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना, ये यहाँ पे हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच सक्रिय रहा था। यह जो योजना है वो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था। इस योजना में देश के कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। गुलजारी लाल नंदा प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे। अर्थशास्त्री KN राज को इस योजना का सूत्रधार माना जाता है। यह सरकार के लिए अर्थ सफल था। उसके बाद जान लीजिए कि प्रथम पंचवर्ष योजना की जो लक्ष्य वृद्धि था वो 2.1% वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वृद्धि हुआ था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा कि भारत के द्वारा परिक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्प्राइट हो जाएगा। ठीक है, स्प्राइट। देखिए दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान भारतीय रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अब तक लॉन्च किए गए दुनिया के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान को इसरो के PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया, स्प्राइट रखा गया। ठीक है, स्प्राइट। आयाम इसका देख लीजिए क्या है, 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर इसका लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे रखा गया है। इसका जो वजन है वो 4 ग्राम है और ये सूर्य की रोशनी पर चलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि इस विचार पर आधारित दृष्टिकोण के जो जीव अधिक दूर से संबंधित हैं उनके DNA में अधिक संख्या में अंतर जमा हो जाएंगे, क्या कहलाएगा, तो देखिए ये कहलाएगा क्या, तो आणविक फिलोजेनिक कहलाएगा। ठीक है, आणविक फिलोजेनिक। देखिए आणविक फाइलोजेनिक एक अपेक्षाकृत नया वैज्ञानिक अनुशासन है जिसमें जीने के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम और अमीनो एसिड अनुक्रम और प्रोटीन के संरचनात्मक विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण शामिल है, जिससे विकासवादी इतिहास और संबंधों और कुछ मामलों में कार्यों का भी अनुमान लगाया जा सकता है। आणविक फाइलोजेनी की शाखा है जो किसी जीव की विकासवादी संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से DNA अनुक्रम में अनुवांशिक वंशानुगत आणविक अंतरों का विश्लेषण करती है। उसके बाद जान लीजिए कि इन विश्लेषणों में से उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करना संभव है जिनके द्वारा प्रजातियों के बीच विविधता हासिल की गई है। फाइलोजेनिक्स महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी समझ को समृद्ध करता है कि जीनोम प्रजातियां कैसे विकसित हुआ था इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहा कि वंशानुक्रम के नियमों की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था ग्रेगर मेंडल के द्वारा। देखिए जिस तरह से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं और कभी कभी पीढ़ियों को छोड़ देते हैं, उसे सबसे पहले ग्रेगर मेंडल ने समझाया था। मटर के पौधे के प्रजनन के साथ प्रयोग करके मेंडल ने वंशानुक्रम के 3 सिद्धांत विकसित किए जो अनुवांशिक लक्षणों के संचरण का वर्णन करते थे। इससे पहले कि किसी को पता चले कि जीन मौजूद है, ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने काम के माध्यम से वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज कर डाला। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीन जोड़े में होते हैं और अलग अलग इकाइयों के रूप में विरासत में मिलते हैं। प्रत्येक माता पिता से एक इसमें आता है। ठीक है, उसके जान लीजिए ग्रेगर जोहान्स मॉडल जो है वो एक जीव विज्ञानी, मौसम विज्ञानी, गणितज्ञ, उसके बाद ऑगस्टिनियन तपस्वी और ब्रून मोराविया के मार्गरेट व सेंट थॉमस एबे के मठाधीश भी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देख लीजिए क्या कि योग्यता की उत्तरजीविता का वाक्यांश किसने कहा था, तो देखिए ये किसने दिया था, ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था ये। ठीक है, देखिए योग्यतम की उत्तरजीविता यह शब्द ब्रिटिश प्राकृतिकवादी चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के 5वें संस्करण जो कि 1869 में प्रकाशित हुआ था उसमें यह प्रसिद्ध हुआ था। इसमें सुझाव दिया गया है कि जो जीव अपने पर्यावरण के साथ सबसे अच्छी तरह तालमेल बैठा लेते हैं वे जीवित रहने और प्रजनन करने में सबसे अधिक सफल होते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो कि 1820 से 1903 के बीच में रहे थे, एक अंग्रेजी दार्शनिक थे जिन्होंने सोशल डार्विजन नामक दर्शन की शुरुआत किया था। उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने डार्विन के प्राकृतिक इतिहास के सिद्धांत के प्रकाशन से 7 वर्ष पहले योग्यतम की उत्तरजीविता शब्द गढ़ा था जो कि 1859 में प्रजातियों की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कि एल्वियोली का क्या कार्य होता है, तो देखिए ये क्या कार्य करता है, यह एक ऐसी सतह प्रदान करता है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, यही हो जाएगा।
देखिए एलियोली वह स्थान होता है जहां पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान फेफड़े और रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। हवा से ली गई ऑक्सीजन एलियोली से होते हुए रक्त में जाता है और पूरे शरीर के ऊतकों तक पहुंच जाता है। एलियोली जो होता है वो फेफड़ों में मौजूद छोटी हवा थैली जैसा होता है जो अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देता है। उसके बाद जान लीजिए कि इन्हें फुफ्फुस एल्यूवेली के रूप में भी जाना जाता है। वे मुख्य रूप से गैसों के आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं, जबकि नेफ्रॉन को वृक्क कोशिका और वृक्क नालिका में वर्गीकृत किया गया है। ये मुख्य रूप से रक्त निस्संदन में महत्वपूर्ण संबंधित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे होगा योटाबाइट है, ठीक है, योटाबाइट। देखिए कंप्यूटर स्टोरेज की माप यहाँ पे देखिए दिया गया है। देखिए 1 योटाबाइट बराबर होता है 1024 टीबी होता है, ठीक है, टेराबाइट। उसके बाद 1 टीबी यानी कि टेराबाइट होता है कितना? 1024 गीगाबाइट होता है, ठीक है। उसके बाद पे जान लीजिए कि 1 जीबी यानी कि 1 गीगाबाइट कितना होता है? 1024 एमबी होता है। उसका 1 एमबी बराबर कितना होता है? तो 1024 केबी होता है। उसके बाद 1 केबी बराबर कितना होता है? 1024 बाइट होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहा कि 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री भारत आया था? तो ये कौन सा हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा अल-बुरूनी हो जाएगा। देखिए अल-बुरूनी ने किताबुल हिंद लिखी और यह अरबी में लिखा गया था। अल-बुरूनी ने कई वर्ष ब्राह्मण पुजारियों और विद्वानों की संगति में बिताई, संस्कृत सीखी तथा धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया। उन्होंने पतंजलि के व्याकरण संबंधी कार्य सहित कई संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद भी किया था। उसके बाद जान लीजिए कि अरबी में लिखी गई अल-बरूनी की किताब जो है किताबुल हिंद सरल और सुबोध है। यह एक विशाल ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कृमियां, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, वजन और माप, प्रतिमा विज्ञान, कानून और माप विज्ञान जैसे विषय पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए क्या है कि बोलता है कि एमपीईजी का पूर्ण रूप बताइए, ठीक है। तो देखिए एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए हो जाएगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। देखिए मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप यानी कि एमपीईजी आईएसओ और आईईसी के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित कार्य समूहों का एक संगठन है जो कि मीडिया कोडिंग के लिए मानक निर्धारण करता है। इसमें जो है ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और जीनोमेटिक डेटा की संपीड़न कोडिंग भी शामिल हुआ होता है और अलग अलग अनुप्रयोगों के लिए ट्रांसमिशन और फाइल स्वरूप होता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह इंटरनेट पर वितरित होने वाली फिल्मों के लिए एक लोकप्रिय प्रारूप भी है। वे एक विशिष्ट प्रकार के संपीड़न का उपयोग करते हैं जो अन्य लोकप्रिय वीडियो प्रारूप की तुलना में स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग को बहुत तेज बनाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या कि भारत में एक सींग वाला गेंडा, यहाँ पे गेंडा हो जाएगा, भारत में एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ये कहाँ पर पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है, ठीक है, असम में। देखिए एक सींग वाला गेंडा वे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा जो है गेंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा है। वे मुख्य रूप से असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये सब राज्यों में पाया जाता है। असम के 4 संरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें से 2640 गेंडे मौजूद हैं। उसके बाद जान लीजिए कि 90% काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं गेंडे। इसे IUCN, इसका मतलब क्या था? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, ठीक है, रेड लिस्ट में अति संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि बड़े सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए वर्ष 2019 में राष्ट्रीय गेंडा संरक्षण रणनीति शुरू किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि इंडियन राइनो विजन 2020 को 2005 में लॉन्च किया गया था। यह वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में फैले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि इसमें कम से कम 3000 से अधिक एक सींग वाले गेंडे की जंगली आबादी प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिएगा कि 2016 में भारत में दुर्लभ डायनासोर मीनस सरीसृप का सबसे पूर्ण जीवाश्म कहाँ पर पाया गया था? तो देखिए ये कहाँ पर पाया गया था? तो देखिए ये पाया गया था कहाँ पर? गुजरात राज्य में, ठीक है। देखिए इच्थियोसोर 152 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म है। इसकी खोज पहली बार भारत, जो कि गुजरात के कच्छ रेगिस्तानी क्षेत्र में हुआ था। राजसोरस भारत के स्वर्गीय क्रेटेशियस युग के मांसाहारी एबिलिसोरिड थेरोपोड डायनासोर की एक प्रजाति है। मासियाकोसोर मेडागास्कर के लेट क्रेटेशियस के छोटे शिकारी थेरोपोड डायनासोर की एक प्रजाति भी है। उसके बाद जाने देखिए मालागासी में मासियाका का अर्थ है दुष्ट। इस जीनस नाम का अर्थ है सातीर छिपकली। बारापोसरस भारत की प्रारंभिक जुरासिक चट्टानों से बेसल सोरोपोड डायनासोर की एक प्रजाति भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1600 ईस्वी को। चार्टर मांगा जो व्यापार और एकाधिकार के बदले में ताज की और उन्हें ईस्ट इंडीज की यात्रा की अनुमति देगा। व्यापारियों ने उद्यम को वित्त पोषित करने के लिए अपने स्वयं के धन का लगभग 70,000 पाउंड लगाया और ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ इस तरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो देखिए समुद्री और हवाई मार्ग से होता है।
देखिए भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इसकी जो तट रेखा है वो 7516.6 किलोमीटर है। इस भौगोलिक विशेषता ने समुद्री परिवहन को भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को चलाने में प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है वो समुद्री और हवाई मार्गों से होता है। उसके बाद जान लीजिए कि हालांकि एक छोटा हिस्सा भूमि मार्गों के माध्यम से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से भी लिया जा सकता है। उसके बाद देख लीजिए कि जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और 70% व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा कि खर्राई ऊँट मुख्य रूप से भोजन करने के लिए जाने जाते हैं। तो किसका, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंग्रोव हो जाएगा। ठीक है, मैंग्रोव। देखिए खराई ऊँट ऊँट की एक अनोखी नस्ल है जो केवल गुजरात के कच्छ में पाई जाती है और द्वीप के अपतटीय क्षेत्र में मैंग्रोव पर भोजन करती है। खराई ऊँट अपने प्राथमिक भोजन मैंग्रोव की तलाश में समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैर सकती हैं। लोग उनके दूध का उपयोग करते हैं जबकि नर बछड़े आर्थिक लाभ के लिए बेचे जाते हैं, इसलिए इसे पालतू बनाया जा सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि जमीन और समुद्र दोनों पर जीवित रहने की इस नस्ल की जो क्षमता को देखते हुए खराई ऊँट कच्छ के शुष्क तटीय क्षेत्र में चरने वालों की सबसे पसंदीदा में से एक बन गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे। तो ये था लाल डेंगा। ठीक है, लाल डेंगा। देखिए लाल डेंगा पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम के एक मिजो राष्ट्रवादी और एक राजनीतिज्ञ थे। वह मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे जो एक सामाजिक संगठन से राजनीतिक दल बन गया था। वह मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री भी थे जिस पद पर वह 1986 से 1988 तक रहे थे। उसके बाद जान लीजिए कि मिजो नेशनल फ्रंट भारत के मिजोरम में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। MNF मतलब मिजो नेशनल फ्रंट मिजो राष्ट्रीय अकाल मोर्चा से उभरा हुआ है जिसका गठन 1959 में असम राज्य के मिजो क्षेत्र में अकाल की स्थिति के प्रति भारतीय केंद्र सरकार की निष्क्रियता के विरोध में हुआ था। ये लाल डेंगा के द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग क्या दर्शाता है। तो देखिए ये दर्शाता है जातक की कथाएं। देखिए जातक दक्षिण एशिया के मूल साहित्य का एक विशाल संग्रह है जो मुख्य रूप से मानव और पशु दोनों रूपों में गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित है। पीटर स्किलिंग के अनुसार यह शैली बौद्ध साहित्य की सबसे पुरानी कक्षाओं में से एक है। जातक माला में आर्य सूरा, कभी कभी इसे आर्य सूर्य भी कहा जाता है, के द्वारा लिखित 34 जातक शामिल है। जातक माला की कहानियां पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करती है, विशेषकर उदारता, नैतिकता और धैर्य पर। उसके बाद जान लीजिए कि अजंता की जो गुफाएं हैं भारत में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 ईस्वी तक की लगभग 30 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कि विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये हर साल देखिए 18 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए विश्व बांस दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन तेजी से बढ़ने वाले घास के पौधे बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके दिवस की स्थापना विश्व बांस संगठन के द्वारा 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहा कि इनमें से कौन सा देश है जो एक से अधिक समय क्षेत्र का पालन करता है। तो ये USA हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समय क्षेत्र विश्व का एक ऐसा क्षेत्र है जो कानूनी, वाणिज्यिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक समान मानक समय का पालन करता है। समय क्षेत्र देशों की सीमाओं और उनके उपविभाजनों के अनुसार करते हैं क्योंकि निकट वाणिज्यिक या फिर अन्य संचार वाले क्षेत्रों के लिए एक ही समय रखना सुविधाजनक होता है। उसके बाद जान लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विसमय कानून के द्वारा राज्यों, क्षेत्रों और अन्य अमेरिकी संपत्तियों को कवर करते हुए 9 मानक समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय क्षेत्र हैं। कौन कौन सा, तो देख लीजिए अटलांटिक, पूर्वी मध्य पर्वत, प्रशांत, अलास्का, हवाई, अमेरिकी, चमोरो, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहा कि उस प्रसिद्ध, यहाँ पे उस होगा, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिन्होंने अनटचेबल और कूली के जैसे उपन्यास लिखे हुए हैं। तो देखिए कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा मुल्कराज आनंद। देखिए R.K. नारायण जो कि 1906 से 2001 तक रहे थे, अहमद अली जो कि 1910 से 1994 तक रही, और राजा राव जो कि 1908 से 2006 तक रही, के साथ मुल्कराज आनंद जो कि 1905 से 2004 तक रहे, को इंडो एंग्लियन फिक्शन का अग्रदूत माना जाता है। वह पारंपरिक भारतीय समाज में गरीब जातियों के जीवन के चित्रण के लिए जाने जाते थे और अंतर्राष्ट्रीय पाठक वर्ग हासिल करने वाले अंग्रेजी के पहले भारत आधारित लेखकों में से एक थे। उसके बाद जान लीजिए कि अनटचेबल मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखित पहला उपन्यास था जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आया कुली जो कि 1936 में। उसके बाद आया टू लीव्स एंड अ बड जो कि 1937 में प्रकाशित हुआ था। वह पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या है कि ईस्ट इंडियाज कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो ये हो जाएगा कहाँ पर, तो देखिए सूरत में हो जाएगा।
देखिए, जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो को आगमन आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना था, क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत उपमहाद्वीप में एक सर्वोपरि शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में सफल कदम था। 1908 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का फैसला किया। अंग्रेजी राजदूत कैप्टन हॉकिंस भारत के साथ व्यापार की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। उसके बाद जान लीजिए कि ईस्ट इंडियाज कंपनी एक अंग्रेजी और बाद में ब्रिटिश संयुक्त स्टॉक कंपनी था, जिसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। इसका जो गठन है वो हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए किया गया था। शुरुआत में ईस्ट इंडियाज के साथ और बाद में पूर्वी एशिया के साथ हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि भारत की पहली सफल कॉटन मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो देखिए क्या गया, तो देखिए यहाँ कहाँ पर किया गया था, ये मुंबई में किया गया था। ठीक है, देखिए बॉम्बे स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी भारत के बॉम्बे में 7 जुलाई 1854 को तारदेओ में कोवासाजी नाना भोई डावर जो कि 1815 से 1873 में हुआ था और उनके सहयोगियों के द्वारा स्थापित की जाने वाली पहली कपास मिल था। भारत में सूती कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कपास उत्पादक राज्यों में स्थित है। उसके जान लीजिए कि यह स्थान इंग्लैंड और चीन से कच्चे कपास के निर्यात की सुविधा देने वाले बंदरगाहों वाला एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्थान था और यह कपास उगाने वाले क्षेत्र के पास स्थित है। कपास एक प्राकृतिक रेशा होता है जो पौधे पर उगता है और यह एक खाद्य और फाइबर वाली फसल भी है और यह पौधा हिबिस्कस प्रजाति के पौधों से संबंधित एक पत्तेदार हरा झाड़ी भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो देखिए कहाँ हुआ था, ये ढाका में हुआ था। देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ब्रिटिश भारत में 1906 में स्थापित एक राजनीतिक दल था। पार्टी ब्रिटिश भारत में मुस्लिमों के राजनीतिक प्रतिनिधियों की आवश्यकता विशेष रूप से 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित बड़े पैमाने पर हिंदू विरोध की स्थिति से उत्पन्न हुआ था। इसने ब्रिटिश भारत के विभाजन 1947 के समय एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद जान लीजिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में भारतीय मुस्लिम के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था। ख्वाजा सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मोहम्मदन शैक्षणिक सम्मेलन के एक सम्मेलन में लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है? तो देखिए यहाँ पे कौन होगा, ये अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका। ग्लोबल कॉमन्स विश्व के उन क्षेत्रों या फिर क्षेत्रों को संदर्भित करता है जिनके लिए सामान्य अंतर्राष्ट्रीय शासन और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों को मानव जाति की साझी विरासत के रूप में संदर्भित किया गया है और इसमें वैश्विक या फिर विश्व महासागर शामिल है जो समुद्र की कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के द्वारा शासित होता है। वैश्विक वायुमंडल को प्रभावित करने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल को सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। उसके बाद जान लीजिए कि ध्रुवीय क्षेत्रों में अंटार्कटिका और आर्कटिक शामिल है। समुद्र तल और अंत में बाह्य अंतरिक्ष जो बाह्य अंतरिक्ष संधि के द्वारा शासित होता है। इन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संसाधन डोमेन भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने किया था, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? तो देखिए ये किया था रामवंजी सुतार ने। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसमें भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता वल्लभ भाई पटेल को दर्शाया गया है। यह उसके बाद जान लीजिए वह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे। रामवंजी सुतार एक भारतीय मूर्तिकार हैं। उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था जो 182 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध से 54 मीटर अधिक है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए आया था 1969 ईस्वी को। देखिए CISF ठीक है की स्थापना 10 मार्च 1969 को भारत के संसद की एक अधिनियम के तहत किया गया था। इसकी संख्या जो है वो 2800 था। 15 जून 1983 को संसद के एक नए अधिनियम के द्वारा CISF को भारत का एक सशस्त्र बल बना दिया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि सरकार ने अप्रैल 2017 में स्वीकृति संख्या को 1,45,000 से बढ़ाकर के 1,80,000 कर्मियों तक कर दिया है। CISF केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा शासित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या कि एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो देखिए 16,384 कॉलम होते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्टर 2010 एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो रोजमर्रा के कार्यों जैसे कि बजट निर्धारित करना, पता सूची बनाए रखना या करने योग्य वस्तुओं की सूची पर नजर रखना जैसे कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सेल स्टार्टर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्टर 2010 का हिस्सा है। उसके वजह से MS एक्सेल एक व्यावसायिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए निर्मित और विस्तृत किया गया है। इसमें अन्य उपयोगी सुविधाओं के अलावा बुनियादी गणना करने, ग्राफिंग टूल का उपयोग करने, पिवट टेबल बनाने और मैक्रोज बनाने की क्षमता शामिल है।
MS Excel 2010 के लिए कुल पंक्तियों का पंक्ति संख्या 1 से लेकर कितना तक रखा गया है। इसमें कुल जो है 16,384 कॉलम में कॉलम ए से XFD तक होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कहा कि भारत का पूर्वी तट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कौन होगा, तो निम्न तलछटी तट ये हो जाएगा। देखिए भारत का जो पूर्वी तट है विशेषकर उसका दक्षिणी पूर्वी भाग जो कि तमिलनाडु तट है, उद्भव का एक तट प्रतीत होता है। भारत का पूर्वी तट भारत के पूर्वी तट के साथ स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी से निकलते हुए गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी जो कि उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। उसके बाद जान लीजिए कि इसकी जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर तक है, जो इसे अपने पश्चिमी समकक्ष की तुलना में अधिक विस्तृत और चौड़ा बनाती है। यह एक तलोचन मैदान है जिसका अर्थ है कि भूमि की ऊंचाई में वृद्धि होना। इसकी विशेषता समुद्र तट, लेगुन और अपतटीय बार है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिएगा कि G7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, IF के द्वारा वर्णित दुनिया के साथ उन्नत अर्थव्यवस्थाएं ये हो जाएगा। देखिए ग्रुप ऑफ 7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसके अलावा यूरोपीय संघ एक गैर प्रागति सदस्य भी है। G7 जो है वैश्विक नेतृत्व प्रदान करता है और उन मुद्दों पर एक शक्तिशाली उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है जिन्हें बाद में व्यापक वैश्विक और क्षेत्र सदस्य वाले अन्य मंचों के द्वारा उठाया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि G7 वैश्विक रुझानों को प्रभावित करने और व्यापक और जटिल मुद्दों से निपटने के लिए दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक साथ लाता है। G7 7 देशों का एक संगठित समूह है जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है, जो वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली में उच्च स्थान पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कहा कि इनमें से किसने स्वर्णिम चतुर्भुज शामिल है, तो देखिए यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये चारों हो जाएगा। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के अधिकांश प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है। यह भारत के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली जो कि उत्तर में है, कोलकाता जो कि पूर्व में है, मुंबई जो कि पश्चिम में है और चेन्नई जो कि दक्षिण में को जोड़ने वाले चतुर्भुज बनाता है। इन प्रमुख महानगरों का जो मुख्य उद्देश्य है भारत के 4 महानगरों के बीच की दूरी और समय को कम करना है। उसके बाद जान लीजिए कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य शहरों में देखिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, बालासोर, भुवनेश्वर, कटक, दुर्गापुर, जयपुर, कानपुर, पुणे, कोल्हापुर, सूरत, उसके बाद विजयवाड़ा, अजमेर, विजाग, बोधगया, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, धनबाद, गांधीनगर, उदयपुर और वडोदरा शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कहा कि उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करता है, तो देखिए ये हो जाएगा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य हो जाएगा। देखिए जिब्राल्टर जल डमरू मध्य मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से मिलता है। जल डमरू मध्य एक जलमार्ग है जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है। यह पानी का एक चैनल भी है जो 2 भूमि भागों को बीच स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस प्रकार मनाया था, तो देखिए ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यहाँ पर देखिए 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा किया गया जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। भारत के लिए प्रभुत्व का स्थिति के सवाल पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और अंग्रेजों के बीच बातचीत टूटने के कारण यह घोषणा पारित किया गया था। दशक का समापन कांग्रेस के द्वारा 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के लिए लड़ने के लिए संकल्प के साथ हुआ था। परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो किसी परमाणु का सबसे बाहरी कोष में। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में मौजूद होते हैं। इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की कुछ खास बातें चलिए जान लेते हैं। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या से तय होता है। उसके बाद जान लीजिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन शुद्ध रासायनिक तत्वों में बंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन तत्व की विद्युत चालकता को भी तय करता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन फोटोन के रूप में ऊर्जा को अवशोषित या मुक्त कर सकते हैं। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।